लास्ट क्लास में हम लोग हॉस्पिटल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हॉस्पिटल कॉस्टिंग में 25th क्वेश्चन बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ क्रिटिकल केयर यूनिट। हम लोग को एक क्रिटिकल केयर यूनिट एस्टैब्लिश करना है इन अ मेट्रो सिटी विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख इन हॉस्पिटल। हम लोग एक क्रिटिकल केयर यूनिट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम 85 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या ये 85 लाख हमारे लिए कॉस्ट होती है? इस पे तो डेप्रिसिएशन लगाना है। द यूनिट्स कैपेसिटी शैल बी 50 बेड्स। कल जब मैं क्वेश्चन कराया था एक ऐसा, तो उसमें था 25 बेड्स थे, यहाँ 50 बेड्स बोल रहा है। एंड 10 मोर बेड्स इफ रिक्वायर्ड कैन बी एडेड। जरूरत पड़े तो 10 बेड और ऐड कर लेना। अदर इंफॉर्मेशन आर एज अंडर, बिल्डिंग का रेंट है 2.25 लाख रुपए पर मंथ, मैनेजर की सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ, नर्सेज है 18,000 रुपए पर मंथ, वार्ड बॉय है, नर्सेज 24 है, वार्ड बॉय भी 24 है और 9,000 पर मंथ। डॉक्टर का पेमेंट है ऑन पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड, तो वेरिएबल हो गया 5.5 लाख रुपए पर मंथ। जैसे कल मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें रिपेयर्स लिखा था 4,000 पर एनम, तो जब पर एनम बोल दिया तो फिर वो फिक्स्ड में चला गया रिपेयर। पर यहाँ ये भले ही पर मंथ लिखा है, पर ये भी तो लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड, तो ये किस में जाएगा? वेरिएबल में। लॉन्ड्री में बोल ही दिया वेरिएबल, मेडिसिन में ऑलरेडी बोल दिया वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 28 लाख का है, हाँ फिक्स्ड है। डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट है 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड हो गया। इट वॉज रिपोर्टेड दैट फॉर 200 डेज इन अ ईयर, 200 डेज के लिए 50 बेड्स वेर ऑक्यूपाइड, वही सीजन वाला टाइम था, तो 50 बेड्स हमारे फुल ऑक्यूपाइड थे। एंड फॉर 105 डेज 30 बेड्स वेर ऑक्यूपाइड, तो इसमें तो मतलब बेड्स खाली थे, तो यानी ऑफ सीजन हो गया। एंड फॉर 60 डेज 20 बेड्स वेर ऑक्यूपाइड, तो क्या टोटल 365 आ रहा है ना? 200 दिन 50 बेड, 105 दिन 30 बेड और 60 दिन 20 बेड, तो क्या ये आपका टोटल बेड डेज हो रहा है? द हॉस्पिटल हायर्ड 250 बेड्स, हॉस्पिटल ने हायर किए कितने? 250 बेड हायर किए। क्यों हायर किए? हाँ, क्योंकि ये 100 ये जो आपके 200 दिन थे, इसमें पूरे 50 बेड ऑक्यूपाइड थे, तो अगर और पेशेंट आ गए तो हायर ही तो करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं वो 250 बेड नहीं है, 250 बेड डेज है। मतलब एक्चुअली एक दिन में 250 बेड नहीं हायर किए हमने, हर दिन थोड़े थोड़े बेड हायर किए होंगे, तो सब मिला के 250 बेड डेज। क्योंकि ऊपर ये तो बोल ही चुके हैं कि हम 10 बेड से ज्यादा तो ऐड ही नहीं कर सकते, तो फिर 250 कैसे हायर कर लिया आपने? तो मतलब 10 बेड 25 दिन हायर किए होंगे, ऐसे समझेंगे ना इसको। एट अ चार्ज ऑफ 950 रुपीज पर बेड, हायर चार्जेस कितना होगा? 950 पर बेड, टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हम लोग को ये बेड्स हायर करने पड़ेंगे, तो ये हायर चार्जेस आ जाएगा। तो बताओ ये वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल, हायर चार्जेस वेरिएबल होता है। However, this never exceeded the capacity of 10 beds on any day। फिर से क्लियर कर दिया है कि 10 बेड से ज्यादा कभी हायर करा नहीं है। फाइंड आउट द प्रॉफिट पर पेशेंट डे, प्रॉफिट निकालना है आपको एक पेशेंट का, एक दिन का। इफ हॉस्पिटल चार्जेस एन एवरेज 2500 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, और सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। टीपी सिखाया था उस दिन, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लिखवाया था ना एक, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे।
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, ठीक है। हाँ, पूरे साल में 250 बेड डेज, एनुअल समझेंगे, पूरे साल में 250 बेड डेज हायर किए। तो चलिए पेशेंट डेज या बेड डेज निकाले पहले। कल मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन में यही पूछा था कि हॉस्पिटल की सर्विस यूनिट क्या होती है, तो वो यही होएगी पेशेंट डेज या बेड डेज। तो स्टूडेंट्स उन्होंने बोला साल में 365 डेज है, और उस 365 डेज में से आपके 200 डेज जो है ना, उसमें कितने पेशेंट है? 50। और प्लस हमने हायर भी किए होंगे, है ना, हायर भी किए होंगे हमने बेड्स। और बाकी 105 दिन में कितने बेड्स? 30। तो हायर करने की जरूरत है क्या इसमें? और फिर बचे कितने डेज? 60 डेज, उसमें 20 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। तो क्या हायर करने की जरूरत है? अरे हायर करने की जरूरत है क्या? नहीं करने की जरूरत है। तो टोटल पेशेंट डेज, टोटल पेशेंट डेज या बेड डेज इक्वल्स टू कितना? 200 इंटू 50 प्लस 250। यहाँ पे हायर भी कितने किए हैं? 250, तो प्लस 250 और प्लस 105 इंटू 30 और प्लस 60 इंटू 20। अच्छा, इस 250 को 200 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो ऑलरेडी बेड डेज है, तो आपको वापस उसको 200 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आ रहा है 14,600, 14,600 आ रहा है, 14,600 आ रहा है। टोटल पेशेंट डेज हो गए कितने? 14,600। टोटल पेशेंट डेज इज 14,600। 250 को हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा 200 से क्योंकि वो ऑलरेडी बेड डेज ही लिखा हुआ है। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद वो बोल रहे हैं प्रॉफिट निकालिए, तो वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए अब मैं क्वेश्चंस इतने तो करवा चुका हूं कि अब आप लोग ये तो समझ गए कि वेरिएबल और फिक्स तो करना ही होता है ना। वेरिएबल फिक्स तो सोचना ही है आपको हर क्वेश्चन में। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो कल जैसे क्वेश्चन था कि डीजल एंड पेट्रोल को क्या मानोगे? नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्या मानोगे? तो वेरिएबल कॉस्ट। और जनरल में क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। कई लोगों ने उसका आंसर नन ऑफ द अबव कर दिया। नन ऑफ द अबव नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होएगा। डीजल क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सब हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो ले रहे हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू 14,600 इंटू 2,500 रुपीज, 3 करोड़, 3,65,00,000 की रेवेन्यू आ रही है। 3,65,00,000 की रेवेन्यू है, और इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो पहले मत लिखो वेरिएबल कॉस्ट, लाइन से ही चलेंगे। वेरिएबल में आना होगा तो वेरिएबल में लिखेंगे, फिक्स में आना होगा तो फिक्स में लिखेंगे।
तो सबसे पहले बिल्डिंग रेंट, वरना रिस्क होता है कि हम लोग लिखना ही भूल गए। बिल्डिंग रेंट है 2,25,000 इंटू 12 पर मंथ दिया हुआ है। 2,25,000 इंटू 12 27 लाख। 2,25,000 इंटू 12 27 लाख। और उसके बाद मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर सैलरी जो है वो आपका कितने का है? 50,000 इंटू 12 इंटू 3 18 लाख। मैनेजर की सैलरी 18 लाख। और फिर नर्सेस सैलरी, तो नर्सेस सैलरी है 18,000 इंटू 12 इंटू 24 51,84,000। फिर नर्सेस सैलरी के बाद है वार्ड बॉय सैलरी, तो वार्ड बॉय सैलरी जो है वो कितने का है? 9,000 इंटू 12 और इंटू 24 25,92,000। 25,92,000। और उसके बाद है डॉक्टर्स पेमेंट, वेरिएबल में आएगा। तो डॉक्टर्स को जो फीस दी हमने वो 5.5 लाख रुपए महीना है, इंटू 12 5,50,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 66 लाख। 66 लाख आ रहा है। और डॉक्टर फीस के बाद है फूड एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, तो फूड एंड लॉन्ड्री सर्विसेज 39,53,000। और मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स है 22,75,000। और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब जैसे मेडिसिन में पर ईयर लिखा हुआ है, पर उन्होंने ब्रैकेट में ये भी तो लिख रखा है कि वेरिएबल ही लेना है, तो वेरिएबल में ही लिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना आएगा? 28 लाख। 28 लाख। और डेप्रीसिएशन आएगा, तो डेप्रीसिएशन किस अमाउंट पे लगेगा? 85 लाख। तो 85 लाख का 15%। तो एक क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में दिया था कि डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कब माना जाता है? जब वो टाइम के हिसाब से लगता है या परसेंट के हिसाब से लगे तो फिक्स्ड में लेते हैं, और अगर आवर्स के हिसाब से लोगे, किलोमीटर्स के हिसाब से लोगे तो वेरिएबल में आएगा। तो 85 लाख इंटू 15% कितना आता है? 12,75,000। तो फाइनली टोटल ए आ जाएगा, हाँ हायर चार्जेस रहेगा। हायर चार्जेस, तो हायर चार्जेस है 250 बेड हायर किए हैं, एक बेड 950 रुपए का है, 2,37,500। 237,500 हायर चार्जेस 237,500 आ रहा है क्या? हायर चार्जेस 237,500 ग्रैंड टोटल करिए। 13,065,500, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है इससे। कल मैंने क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा था, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिखाया ही नहीं। मैंने मार्क्स नहीं काटे, पर याद रखो दिखाना है।
पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, जो कि लॉस आ रहा था। एक्चुअली 1200 रुपए का लॉस आ रहा था क्योंकि पेनल्टी लग गई थी। कंट्रीब्यूशन दिखाना ही है, प्रॉफिट पूछे तो कंट्रीब्यूशन के साथ ही दिखाना है। कितना आ रहा है? 2,34,34,500, 2,34,34,500 और फिक्स कॉस्ट का टोटल लगाइए 1,63,51,000, तो टोटल बी आ गया और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया 70,83,500, 70,83,500। तो उन्होंने पूछा था प्रॉफिट पर पेशेंट डे कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालने के लिए 70,83,500 को 14,600 से डिवाइड कर देंगे। 70,83,500 को 14,600 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है 485.17, 485.17। $485.17 आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप प्रॉफिट पर पेशेंट डे बता पा रहे हो तो क्या आप कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे भी बता दोगे? कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज 234 और 34,500, 34,500 डिवाइड बाय 14,600, 1605.1, तो बीपी इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो फिक्स कॉस्ट इज 1,63,51,000 डिवाइडेड बाय 1,605.10, 10187। क्या है कि पेशेंट्स है ना, तो पेशेंट्स डेसिमल में तो हो नहीं सकते, तो 10187। ये फॉर्मूला कल पढ़ाया था, पीपी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। कल तो सिखा दिया था कि एक्स से कैसे करें और फॉर्मूले से कैसे करें, पर अब आपको प्रेफर डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। ठीक है, हॉस्पिटल तो क्लियर है सबको? तो एक्चुअली कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जैसा गुड्स कर रहे थे वैसे ही पैसेंजर कर रहे हैं, और पैसेंजर जैसा कर रहे थे वैसे ही हॉस्पिटल करना है, कोई चेंज नहीं है, खाली बस कॉस्ट बदल रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई डीजल, पेट्रोल और इंश्योरेंस और रोड टैक्स ये सब थोड़ी बोलूँगा, तो यहाँ पर यही आएगा, मेडिसिन दिया, ऑक्सीजन दिया, है ना, सर्विसेज दी, लॉन्ड्री सर्विसेज हुए, नर्सेज हुए, वार्ड बॉय हुए, यही खर्चे आएंगे यहाँ। तो सबका थीम सेम ही है एक्चुअली, आपको टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ा रहे हैं पर सबका बेसिक थीम सेम है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 होएगा ना, ये पहला था गुड्स ट्रांसपोर्ट, दूसरा था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तीसरा आपका टैक्सी नहीं, सिनेमा हॉल, टैक्सी तो पैसेंजर में ही आ गया था, सिनेमा हॉल, फिर होटल, फिर हॉस्पिटल, ऐसे 5 पढ़े हमने, टैक्सी तो सेकंड में ही पढ़ लिया था। तो टॉपिक नंबर 6 है पावर जनरेशन प्लांट।
अब हम लोग पावर जनरेशन सर्विस दे रहे हैं, मतलब वही हमने अपने छत पे सोलर पैनल लगा लिए हैं और अब हम लोगों को पावर बांट रहे हैं कि आओ इलेक्ट्रिसिटी ले जाओ। तो ये एक सर्विस हो गई। तो ऑब्वियसली ये अपना बिजनेस नहीं होता है छत पे लगाना, पर लोग तो बिजनेस कर रहे होंगे ना इसका, कि खाली ज़मीन पड़ी है तो खाली ज़मीन पड़ी है तो उस पर सोलर पैनल लगा लो और उस पर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर करके गवर्नमेंट को बेच दो। दिस इज़ अ सर्विस। तो थोड़ा सा मैंने भी थ्योरी लिख रखी है जैसे पावर जनरेशन पे, कि पावर हाउसेज आर एंगेज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और स्टीम जनरेशन। इट यूजेज द कंसेप्ट ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। तो जैसे कल एक क्वेश्चन था कि किस में सर्विस कॉस्टिंग नहीं लगती, तो रिफाइनरी में नहीं लगती, बाकी सब जगह लगती है। तो सर्विस कॉस्ट स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद पावर जनरेशन। पावर जनरेट करने में क्या कॉस्ट लगती होगी वैसे? डीजल, मतलब जिस चीज से पावर जनरेट कर रहे हो वो लगेगा एक तो कोई बोलेगा मैं तो कोल से बना रहा हूँ पावर, तो कोई बोलेगा मैं वाटर से बना रहा हूँ, तो कोई बोलेगा मैं सोलर एनर्जी से बना रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं न्यूक्लियर एनर्जी से बना रहा हूँ। सब अलग अलग तरह से पावर जनरेट करते हैं। तो वही बोल रहा है उससे रिलेटेड कॉस्ट ढूंढ लेना। सैलरी, वेजेस, ये सब तो लगेंगे। डेप्रिसिएशन लगेगा जिस सिस्टम से आप उसको बना रहे हो, ठीक है। कॉस्ट यूनिट इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टीम जनरेशन। एंड इसका मैंने आपको कल दिया ही था हिंट कि कॉस्ट पर किलोवाट आवर निकलता है। एमसीक्यू में अगेन एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था ना, उसमें पावर जनरेशन में क्या लिखा था? किलोवाट आवर। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट पर आवर। तो इनके खर्चे क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट में एग्जाम्पल दे दिया जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एटसेट्रा। और वेरिएबल में कौन से हो गए? वेरिएबल में बोल रहे हैं फ्यूल चार्जेस, वाटर चार्जेस, लेबर चार्जेस, है ना। सैलरी तो हो गया जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई, और वेजेस हो गया जो लेबर पावर बना रहा है उसकी वेजेस, और एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो जैसे आपके मीटर का खर्चा हो गया, है ना। मान लो गैस ले रहे हो मीटर के थ्रू, तो वो सेमी वेरिएबल हो गया। फर्नेसेस अगर आपको यूज कर रहे हो, सर्विस मटेरियल्स, टूल्स, ये सब मेंटेनेंस और सेमी वेरिएबल का पार्ट हो जाए। तो अब सीधे क्वेश्चन से ही समझते हैं। 26, the iron and steel works which generates its own electricity। आयरन एंड स्टील वर्क बोल रहे हैं हम खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। खुद की इलेक्ट्रिसिटी मतलब दूसरों को देने के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे। तो क्या ये इंटरनल सर्विस हो गया? स्टार्टिंग में बताया था ना, दो तरह की सर्विस होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये आपकी इंटरनल सर्विस हो गई। फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर रनिंग द फैक्ट्री। क्यों बना रहे हो? फैक्ट्री चलाने के लिए। फैक्ट्री में पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, दूसरों से क्यों खरीदना, खुद बना लो। कोल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सोलर एनर्जी नहीं यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? कोल। कोयला से भी आपका पावर जनरेट होता है। तो कोल कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ 1000 क्विंटल एट 12 रुपए पर क्विंटल। एक क्विंटल कितना होता है? 100 किलो। एक टन तो 1000 किलो होता है, और एक क्विंटल कितना होता है? 100 किलो। तो वही 1000 क्विंटल है, और 12 रुपए का एक क्विंटल है। ऑयल जलाने के लिए ऑयल चाहिए होगा 15 क्विंटल 1000 रुपए पर क्विंटल की रेट से। वाटर चाहिए होगा पानी गर्म करने के लिए 2 लाख लीटर एट 1 रुपए पर 100 लीटर। क्या बोलते हो, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल खर्चे हैं। तो स्टीम बॉयलर यूज करेंगे, जलाएंगे किसमें? तो बोल रहे हैं बॉयलर यूज करेंगे 50,000 रुपए का, रेसिडुअल वैल्यू 2000 है। डेप्रिसिएशन हिंट ही हो गया। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। लाइफ ऑफ स्टीम बॉयलर 10 साल है, तो फिक्स्ड में आएगा डेप्रिसिएशन। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ बॉयलर हाउस हर महीने 150 रुपए, हर महीने 60 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। और शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फिक्स कॉस्ट हो गई।
अच्छा ये अच्छा है, सेल ऑफ ऐश 300 रुपए, ये क्या है? हाँ, साइड प्रोडक्ट तो क्या, कोयला जलाएंगे तो राख तो निकलेगी ना, कोयला काला काला होता है, जला देते हैं उसको तो मतलब मिट्टी जैसा बन जाता है, उसको ऐश बोलते हैं। स्क्रैप हो गया ये तो एक तरह से। तो क्या ये वेरिएबल में आएगा फिक्स में आएगा? ये तो माइनस होएगा, कॉस्ट में से क्या होगा, माइनस होगा, ये तो मिल रहा है अपने को। और जनरेटिंग प्लांट की कॉस्ट 1.5 लाख है, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10%। अच्छा, ये परसेंट हमेशा पर एनम होता है, परसेंट हमेशा क्या होता है, पर एनम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1,000 रुपए, फिक्स में आ जाएगा। सैलरी वेजेस 300 पर मंथ, 15 वर्कर 100 रुपए पर मंथ, फिक्स्ड है। नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड है 2 लाख किलोवाट आवर, 2 लाख किलोवाट हमने पावर के बनाए। पावर मेजर होता है या तो किलोवाट में, या मेजर होता है एम्पियर्स में, या मेजर होता है हॉर्स पावर में। जैसे आपके घर में पानी का मोटर लगा हुआ है, ये नीचे टंकी होगी, ऊपर छत पे पानी जाता है, तो कैसे जा रहा है वो पानी ऊपर, मोटर चलानी पड़ती है। वो मोटर मेजर होता है हॉर्स पावर में, एचपी में। तो बोलते हैं आधी एचपी का मोटर है, 1 एचपी का मोटर है, 2 एचपी का मोटर है। जितना ज्यादा मतलब एचपी का मोटर होगा, पावर उतना ही ज्यादा यूज भी करेगा फिर वो। तो एचपी में भी मेजर होता है ना हॉर्स पावर में। अच्छा, 1/10 ऑफ द यूनिट्स जनरेटेड वेर यूज्ड बाय द जनरेटिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ। हम पावर किसके लिए बना रहे थे, फैक्ट्री वालों के लिए। तो बोला हमने 1/10 पावर खुद ने यूज कर लिया, हमको भी तो लाइट चाहिए बनाने के लिए। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे उसमें से 10% खुद ने यूज कर लिया। तो क्या मैं बोलूँ, सर्विस फिर 10% कम दे पाओगे, 1,80,000 ही दे पाओगे। ये वैसा ही है जैसे वो टैक्सी में लिखा हुआ था कि 30% खाली चलते हैं, पैसेंजर ढूंढने के लिए 30% खाली चलना पड़ता है। तो इफेक्टिव कर दिया था ना, तो आपकी इफेक्टिव यूनिट्स जो यहाँ पर हो जाएगी वो 1,80,000 किलोवाट आवर हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। वही वेरिएबल फिक्स करना है और कॉस्ट निकाल लेना है, क्वेश्चन है। तो लिख लीजिए एक बार हेडिंग में ही, पावर जनरेशन प्लांट में दिस कैन बी एन इंटरनल और एक्सटर्नल सर्विस, दिस कैन बी एन इंटरनल or external service, this can be an internal or external service, internal external दोनों हो सकता है, full stop। The service unit, the service unit is generally, the service unit is generally kilowatt hours, kilowatt hours और हॉर्स पावर आवर्स। आज मैं आपको बहुत सारे होमवर्क देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। आपको 34, 35, 36, 37 और 39 एंड 40 करना है। आज पढ़ो ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि अब क्या है फिर वही है, रिजल्ट आने वाला है, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म करना है मुझे। तो 34, 35, 36, 37, 39, 40 कर लाओगे तो कल डिस्कस हो जाएगा, नहीं करोगे तो वो पोस्टपोन होता रहेगा। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि ये सब सॉल्व्ड है, दिए मैंने विद सोल्यूशन है ये, तो आपको उतनी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा जल्दी। सिर्फ एक 39 सॉरी 40 अनसॉल्व है, ये होटल का है, तो वो आपको वैसे भी आता है होटल वाला, तो है ना, बाकी सब तो सॉल्व ही दिया है मैंने, तो टाइम लगेगा नहीं आपको ज़्यादा। क्या बोल रहे हो? 30
हाँ 38 स्किप किया मैंने, 38 अभी नहीं दिया, 38 मैं ही कराऊंगा। स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे 26। इस होमवर्क में 2 क्वेश्चन तो पावर जनरेशन के हैं, 2 क्वेश्चन होटल के हैं, और 2 क्वेश्चन जो है वो गुड्स और पैसेंजर सर्विस के हैं। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस है कि आपने पढ़ लिया है तो उनको एक बार बस रिवाइज कर लो आप, फिर भी हो जाएगा, वो करोगे हो जाएगा। 26 पावर जनरेशन प्लांट है, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड तो खुद ही ने दे दिए थे, निकालना नहीं पड़ा। 2 लाख किलो वॉट आवर्स। जैसे अपने घर में लाइट आती है ना, मीटर में कनेक्शन आता है, फिर उससे हम यूज करते हैं, तो पढ़ना उसकी रीडिंग में लिखा होता है KWH, किलोवाट आवर्स में मेजर हो रहा है वो, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया वो किलोवाट आवर में मेजर हो रहा है। और इफेक्टिव यूनिट्स कितनी है, क्योंकि 110 तो खुद ही यूज कर लिया, तो 2 लाख माइनस 10%, तो कितना आएगा 1,80,000 किलोवाट आवर्स। लिख लिया। फिर उसके बाद आपकी कॉस्ट निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम, नहीं पर मंथ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1 महीने का ही बताया है, मतलब लिखा नहीं है, तो हमने पर मंथ के हिसाब से कर लिया। स्टार्टिंग उनकी ड्यूरिंग द मंथ से हुई थी, तो इसका मतलब सब कुछ पर मंथ दे रखा है। आगे लिखा नहीं है, जैसे यहाँ लिखा ही नहीं है कि पर मंथ है या पर एनम, तो हम पर मंथ ही मान रहे हैं फिर उसको। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो सबसे पहले वही ए वेरिएबल कॉस्ट और बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले फ्यूल कोल बोला, तो कोल तो ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है, कम भी यूज़ हो सकता है, तो वेरिएबल में जाएगा। और ऑयल भी ज़्यादा कम हो सकता है, 15 इंटू 1000 15,000। वाटर भी ज़्यादा कम हो सकता है, 2 लाख लीटर और 1 रुपए लगते हैं 100 लीटर के, तो 2000। फिर डेप्रीसिएशन ऑफ स्टीम बॉयलर, डेप्रीसिएशन ऑफ स्टीम बॉयलर 50,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय लाइफ 10 साल इंटू 1/12, 1 महीने का ही तो चाहिए, तो 400 रुपए। और सैलरीज एंड वेजेस ऑफ बॉयलर हाउस, बॉयलर हाउस में जो लेबर है उनकी सैलरी एंड वेजेस दे रखी है, तो मैन काम कर रहे हैं 20 इंटू 150 पर मंथ 3,000, एंड विमेन काम कर रही हैं 40 विमेन इंटू 60 पर मंथ। जेंडर बायसनेस है ये तो, मैन को 150 दे रहे हैं, विमेन को 60 रुपए ही दे रहे हैं, 2400। और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 1050। सेल ऑफ ऐश नहीं है, फिर जनरेटिंग प्लांट का डेप्रीसिएशन,
डेप्रीसिएशन ऑन जनरेटिंग प्लांट 1,50,000 का 10% इंटू 1/12 550, अच्छा 1250 और फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितने का, 1,000 रुपीज का, और सैलरीज एंड वेजेस ऑफ जनरेटिंग प्लांट, तो इसमें आपके स्किल्ड वर्कर है 10 इंटू 300 3,000, और अनस्किल्ड में है 15 इंटू 100 1500, $13,600 आ रहा है क्या फिक्स का टोटल? टोटल B is 13,600 and total A is 29. तो टोटल A plus B, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट A plus B 42,600, और माइनस करेंगे इसमें से सेल ऑफ ऐश 300 रुपए, तो आपकी नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 42,300। नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट 42,300, तो कॉस्ट पर किलोवाट आवर आ जाएगा 42,300 डिवाइड बाय 1,80,000 0.235। आपके कितने मार्क्स हैं टेस्ट में? 12 मार्क्स। और आपके 15, 23। आपके कितने हैं? 24। और आपके 21। 17 ही क्यों? अच्छा, आपके? हाँ, 17 पे खतरा तो नहीं होएगा? हाँ, या बढ़ेगा? हाँ, 12। वो देखो अब भी आया है, 12 नंबर लाया है, और आप इतने दिन से पढ़ रहे हो। रेगुलर पढ़ो, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। हाँ, आपके याद कल दिया था क्या मैंने? हाँ। और आपके? हाँ, आपके भी बहुत गलतियाँ थी। तो जिनके भी 20 से कम आए हैं ना, तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो वो अच्छा हो जाएगा आराम से। ये चैप्टर स्कोरिंग है, आराम से इसमें मार्क्स लाए जा सकते हैं। और दिक्कत आ रही है तो मुझे बोलो ना कि सर हमको ये क्वेश्चन दोबारा कराओ, मैं कराऊंगा ना। बोलते तो हो ही नहीं आप लोग, मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है ना मैंने आपको, उसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन ऐसे पावर के ही हैं, तो वो इजीली जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो आज करो होमवर्क, है ना, जिससे कल हम डिस्कस करेंगे। और फिर अब 6 क्वेश्चंस मुझे और कराने हैं। चैप्टर में 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6 अलग अलग सर्विस के, जैसे एयरलाइन सर्विस है, और लाइब्रेरी सर्विस है, और आईटी सर्विस है, स्कूल है, स्कूल का क्वेश्चन करना है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है। इस तरह से 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2-3 दिन में हो जाएगा ये।